हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी के लिए टीजीटी पीजीटी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हम आज यूनिट 3 में करिकुलम चैप्टर को डिस्कस करेंगे एंड वी हैव ऑलरेडी डन 2 यूनिट्स। अभी तक हमने जितनी भी 2 यूनिट्स के अंदर आपके जो भी आपके वीडियोस होते हैं वो हम कर चुके हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट करिकुलम। मैंने यहाँ सिलेबस तो ऐड नहीं किया है बट मैं बता देती हूँ हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। दिस इज़ आर टॉपिक नंबर 7। अभी तक 6 वीडियोस हमारी आई हैं और उन 6 वीडियो में हमने पूरे सिलेबस को कवर किया है। तो इन केस इफ एनीवन हु इज़ वाचिंग मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम सो यू कैन वॉच अदर वीडियोज़ एज वेल। आई विल गिव यू द लिंक, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में, चेक कर लीजिएगा एंड वहाँ से आप लोग लास्ट टाइम पे एक घंटे की वीडियोस हैं और जिसके अंदर पूरी यूनिट को मैंने कवर कराया है। सो यू कैन वॉच दैट वीडियो, इट विल हेल्प यू लास्ट टाइम पे। और आज हम लोग करिकुलम इंस्ट्रक्शन में करिकुलम को कवर करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा 1 या 2 वीडियो और आएगा जिसके अंदर हम नेक्स्ट वीडियो में इंस्ट्रक्शंस और इंस्ट्रक्शनल मेथड्स डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो हमारी वीडियो नंबर 8 आएगी अब। उसके बाद वी विल डू लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस एज वेल, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, आप लोग पूछ रहे हैं कि क्वेश्चंस आएंगे नहीं आएंगे, तो इसका मैं ले लूँगी क्वेश्चन। जो जितने भी आपके एमसीक्यूज होते हैं, जहाँ भी आपके जिस भी यूनिट से आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आफ्टर फिनिशिंग दिस यूनिट वी विल डू क्वेश्चंस एज वेल, ओके। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम करिकुलम के मीनिंग से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अर्थ पूछा जाता है पाठ्यक्रम का, तो इटिमोलॉजी पूछी जाती है कि व्युत्पत्ति, शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो द वर्ड करिकुलम रेफर्स comes from the Latin word cure which refers course to run और रनिंग कोर्स या फिर कोर्स ऑफ स्टडी। तो करिकुलम कहाँ से आया है? लेटिन वर्ड से आया है। एक क्वेश्चन आता है कौन सा वर्ड है जहाँ से करिकुलम हमारा डराइव्ड हुआ है, तो दिस इज अ लेटिन वर्ड, क्यूरे वर्ड है, राइट। क्यूरे के बहुत सारे मीनिंग है। कई बार आता है कोर्स टू रन, कई बार आता है रनिंग कोर्स, कई बार आता है कोर्स ऑफ स्टडी, जिसको हिंदी में दौड़ का मैदान भी बोल देते हैं। तो पाठ्यक्रम शब्द यहाँ से आया है, जिसको दौड़ने का मार्ग या अध्ययन का पाठ्यक्रम भी बोल सकते हैं। तो करिकुलम का सिंपल सा इटिमोलॉजिकल मीनिंग हो गया एंड इट मीन्स ट्रेनिंग और स्टडी लीडिंग टू एजुकेशन टू रीच अ गोल। यानी क्यूरे वर्ड का मतलब ही यही हुआ। रनिंग कोर्स का मतलब क्या है कि जिस पर दौड़कर एक खिलाड़ी, या ऐसा रनिंग कोर्स है जिस पे दौड़कर हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। तो करिकुलम का मतलब भी वही है कि इट मीन्स द ट्रेनिंग और स्टडी लीडिंग टू एजुकेशन टू रीच अ गोल। एक गोल तक प्राप्त करने के लिए हम जिस पे रन कर रहे हैं या चल रहे हैं, उसी को करिकुलम कहा जाता है। तो यहाँ पे करिकुलम का मतलब क्या है? अ मीडियम टू रियलाइज गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। यानी कि शिक्षण के जितने भी लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं उनको प्राप्त करने का साधन क्या है? करिकुलम है। तो करिकुलम एक ऐसा रनिंग कोर्स है जिस पे चल के दौड़ के एक इंस्टीट्यूशन जो है अपने गोल को प्राप्त करता है, लक्ष्यों को प्राप्त करता है। एक बड़ी ही फेमस डेफिनेशन आपकी पूछी जाती है कनिंघम की, तो ये याद रखना है। कनिंघम ने करिकुलम के बारे में बोला कि करिकुलम इज अ टूल इन द हैंड्स ऑफ द आर्टिस्ट। इन्होंने 3 चीज़ों के बारे में बात की। इन्होंने कहा कि आर्टिस्ट कौन होता है? टीचर होता है। तो करिकुलम है क्या? तो करिकुलम एक ऐसा टूल है, एक ऐसा साधन होता है आर्टिस्ट के हाथ में। यानी आर्टिस्ट कौन है? टीचर है। तो करिकुलम इज अ टूल इन द हैंड्स ऑफ द आर्टिस्ट टू मोल्ड हिज मटेरियल। कनिंघम ने मटेरियल्स को क्या बोला? प्यूपिल्स। स्टूडेंट्स कौन है? मटेरियल हैं, ठीक है। सो करिकुलम इज अ टूल इन द हैंड्स ऑफ द आर्टिस्ट टू मोल्ड हिज मटेरियल अकॉर्डिंग टू हिज आइडियल्स। जो भी उसके आइडियल्स है उसके अकॉर्डिंग मोल्ड करना। इन हिज स्टूडियो, स्टूडियो किसको कहा? स्कूल को कहा, ठीक है। तो ये किसकी डेफिनेशन हो गई? कनिंघम की, कि शिक्षक के हाथ में एक ऐसा उपकरण, कलाकार कौन है यहाँ पे? शिक्षक है। तो शिक्षक के हाथ में एक ऐसा करिकुलम टूल की तरह काम करता है जिससे कि वो अपने विद्यार्थियों के व्यवहार को परिवर्तित करता है लक्ष्य और उद्देश्यों के अनुसार, ठीक है। सो दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय कनिंघम, जो याद रखनी है। तो अभी तक हमने मीनिंग देखा। अब देखो, जब हम करिकुलम की इटिमोलॉजी देखते हैं, मीनिंग देखते हैं, उससे बहुत ही ब्रॉड टर्म में करिकुलम का अर्थ निकल करके आता है और आपके एग्जाम में अलग अलग आपको एमसीक्यूज में ये ऑप्शंस में दिख जाएगा, ठीक है। तो पहला देखो, अलग अलग बहुत सारे तरीके हैं करिकुलम को डिफाइन करने के। पहला तरीका है कि अ स्कूल्स रिटन कोर्स ऑफ स्टडी।
तो बेसिकली अगर कोई चीज़ रिटन है, राइट, तो वो भी आपका क्या है, लिखित अध्ययन है, करिकुलम। इसको क्या कहा जाता है, अ डॉक्यूमेंट। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच इज़ रिटन, जहाँ पे हमारे जो भी पाठ्यक्रम में जो भी पढ़ाएंगे, सिलेबस जो भी होगा, या ऑल ओवर एक्सपीरियंसेस की बात की जाती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दिस सब्जेक्ट कंटेंट टॉट टू द स्टूडेंट्स। जो भी सब्जेक्ट कंटेंट पढ़ाया जाएगा, जो भी सिलेबस होगा, वो भी करिकुलम का ही पार्ट होता है। तीसरा है द कोर्सेज ऑफर्ड इन अ स्कूल। जो भी कोर्स स्कूल्स में कराया जाता है वो भी करिकुलम है। एंड द लास्ट ऑप्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ से ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। देखो, करिकुलम का ओवरऑल डेफिनेशन अगर आपका कभी भी पूछा जाएगा तो याद रखना, द टोटालिटी ऑफ प्लान्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफर्ड टू स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। यानी करिकुलम क्या है, ओवरऑल आपके अनुभव, जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो कि टोटल हैं, टोटालिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, यानी जो भी नियोजित प्लान्ड आपके एक्सपीरियंसेस थे, उनका सम टोटल करिकुलम होता है। तो करिकुलम सिर्फ आपका रिटन तक सीमित नहीं है, करिकुलम केवल कंटेंट तक सीमित नहीं है, करिकुलम केवल कोर्सेज तक सीमित नहीं है। करिकुलम का अगर ओवरऑल ब्रॉड मीनिंग हम देखें तो ये क्या है, संपूर्ण हमारे सभी अनुभव हो जाते हैं जो एक बच्चा विद्यालय में प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट थी। एक क्वेश्चन था कि एक स्कूल पाठ्यक्रम को सबसे अच्छी तरह कैसे परिभाषित किया जा सकता है। तो देख लेते हैं, द कंप्लीट एरे ऑफ द कोर्सेज ऑफ स्टडी, ऑल द मटेरियल्स यूज्ड टू फर्दर पीपल्स एक्टिविटी, अ कंप्लीट सेट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्सपीरियंसेस, या फिर सम टोटल ऑफ नॉलेज टू बी प्रोवाइडेड टू द लर्नर्स। सो हमने अभी करिकुलम के मीनिंग को देखा कि कंप्लीट सेट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्सपीरियंसेस ही हमारा करिकुलम होता है, राइट। तो जो भी बच्चा एक्सपीरियंस ले रहा है, जो व्यवस्थित है, व्यवस्थित तरीके से जो भी अनुभवों को प्राप्त कर रहा है, वो करिकुलम है। अब देखो, करिकुलम के कुछ हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ हमारे तत्व होते हैं कि करिकुलम किन किन तत्वों से मिलके बनता है। इसका आप इस तरह से भी अर्थ निकाल सकते हैं कि जब हम किसी करिकुलम को बनाते हैं तो हम किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं और उस करिकुलम में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहले है लर्नर एंड सोसाइटी। ऑफ कोर्स, करिकुलम जब भी बनाया जाता है, हम समाज और शिक्षार्थी दोनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके करिकुलम को बनाते हैं। दूसरा है हमारा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। हमारे जो एम्स हैं, जो हमारे बड़े जो हमारे लक्ष्य होते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स हमारा सेट होता है सिलेबस के थ्रू। तो ये भी विषय वस्तु को चुनने का आधार बनते हैं। जब भी करिकुलम बनाया जाता है तो हम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को सबसे पहले डिसाइड करते हैं। तीसरा है हमारी विषय वस्तु, यानी कंटेंट, मतलब आप क्या पढ़ाएंगे। कंटेंट में क्या आएगा, फैक्ट आएगा, कॉन्सेप्ट्स आएंगे, प्रिंसिपल्स टू बिल्ड नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज। हमें जो भी बच्चों को ज्ञान, कौशल या समझ प्रदान करना है, उसके लिए आप क्या कंटेंट देंगे। कंटेंट में आपका टॉपिक, आपका सिलेबस, जो भी आपका मटेरियल होगा, जो भी आपका थ्योरेटिकल या फैक्चुअल नॉलेज होगा, वो सब हमारे कंटेंट में आता है। फिर आपका मेथडोलॉजी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे, राइट। अब लर्नर सेंटर्ड है तो क्या मेथड होगा, टीचर सेंटर्ड है तो क्या मेथड होगा। तो हमारा जो मेथड्स है वो टीचर यूज़ करते हैं, जो कि करिकुलम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर आता है आपका इवैल्यूएशन, यहाँ जहाँ पे हम क्या माप रहे हैं, आउटकम को माप रहे हैं। यानी ये बेसिकली गाइड करना, फीडबैक देने का काम करता है और करिकुलम का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। तो इन सारी चीज़ों को मिला करके एक पूरे करिकुलम को सेट किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ अ करिकुलम। अब देखो, अभी हम जो कंपोनेंट कर रहे थे वो पार्ट्स ही कर रहे थे, ठीक है। तो इसी तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सा कंपोनेंट या फिर कौन सा करिकुलम का यहाँ पे पार्ट होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या बना, ऑप्शन डी। पहला क्या होगा हमारा, गोल होगा, राइट, गोल होगा। फिर हम करिकुलम का आउटलाइन बनाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स होंगे, कंटेंट, फिर इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज का मतलब वो क्या है, आपका टीचिंग मेथड, ठीक है, जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस भी करने वाले हैं, आपके सिलेबस में ये जुड़ा हुआ है इंस्ट्रक्शनल मेथड्स। तो मेथड्स की बात यहाँ हो रही है एंड देन आपका इवैल्यूएशन आ जाएगा। तो ये सारे हमारे किस में आते हैं, करिकुलम के पार्ट्स में आते हैं। तो आपको ऑप्शंस ध्यान में रखने हैं।
अब देखो, बात करेंगे हम करिकुलम, जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे सिलेबस भी आपका कई बार पूछा जाता है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड द करिकुलम। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं परिभाषा दोनों की। जब हम करिकुलम की बात करते हैं तो अभी हमने देखा कि करिकुलम बहुत ब्रॉड है, राइट। हम ओवरऑल एक्सपीरियंसेस की बात जहाँ कर रहे हैं वो हमारा करिकुलम होता है। लाइक ओवरऑल एक्सपीरियंसेस जहाँ भी आएगा तो यू विल गो विद करिकुलम ऑप्शन। ठीक है, तो करिकुलम इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, ब्रॉड गाइडलाइन होती है स्कूल को जो दी जाती है, मतलब पूरे स्कूली प्रोग्राम की रूपरेखा करिकुलम है। सिलेबस क्या है आपका, टीचिंग सब्जेक्ट की रूपरेखा हो सकती है। यहाँ पे अगर हम करिकुलम की बात करें तो व्यापक होता है करिकुलम, हम ओवरऑल चीज़ की बात कर रहे हैं, ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है उसकी बात हम करिकुलम में कर रहे हैं। और सिलेबस क्या होता है, जो आपके विषय से संबंधित होता है, ठीक है, जो नैरो होता है। तो सिलेबस इज योर वेरी नैरो कॉन्सेप्ट। करिकुलम का क्षेत्र कैसा है, व्यापक है, इसमें सारे को करिकुलर करिकुलर सारी एक्टिविटीज आएंगी, लेकिन नैरो होता है सिलेबस, यानी सिलेबस आपके केवल सब्जेक्ट्स तक सीमित होता है। दूसरा, दो आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या हो गए, इनमें अंतर हो गया। करिकुलम इज अ ब्रॉड टर्म बट द सिलेबस इज रिलेटेड टू योर टीचिंग सब्जेक्ट्स ओनली। उसके बाद लेवल की बात करें तो पूरे कोर्स के लिए हम पाठ्यक्रम बनाते हैं, जैसे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हो गया। ओवरऑल पूरे कोर्स के लिए हमने करिकुलम फ्रेमवर्क को तैयार कर लिया। सिलेबस क्या होता है, जो केवल आपके सब्जेक्ट्स के लिए, केवल विषय हेतु हम जो प्रदान कर रहे हैं वो सिलेबस है। अगर कंपोनेंट की बात करें तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, है ना। आपके 5 कंपोनेंट होते हैं करिकुलम में, लर्नर एंड सोसाइटी, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट हो गया, मेथड हो गया और आपका इवैल्यूएशन हो गया। अभी हम डिस्कस कर रहे थे 5 कंपोनेंट। आपके अगर सिलेबस के कंपोनेंट की बात करें तो देयर आर 3 कंपोनेंट्स। फर्स्ट वन इज योर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, पहले लक्ष्य उद्देश्य निर्धारित करेंगे। दूसरा कंटेंट होगा। तीसरा रेफरेंसेस, कि आपने क्या क्या उसके लिए रेफरेंसेस यूज किए या आपने उसके लिए क्या क्या सामग्री यूज की है। तो 3 चीजें हमारी होती है, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट एंड रेफरेंसेस फॉर द सिलेबस, कि वो सिलेबस को बनाने में कौन सा रेफरेंस यूज किया है, आपने क्या यूज किया है। कंटेंट यानी उसमें टॉपिक्स क्या होंगे, एंड योर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद अगर हम डेवलपमेंट फोकस की बात करें तो करिकुलम बेसिकली आपका टीचर, स्टूडेंट, कंटेंट, ऑब्जेक्टिव, एक्टिविटी, सोसाइटी सेंटर्ड हो सकता है। अलग अलग तरह के हमारे करिकुलम के टाइप होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। सिलेबस जो है वो मेनली किस पे फोकस्ड होता है, आपका उद्देश्य पे केंद्रित होता है, मुख्यतः उद्देश्य और विषय केंद्रित होता है। अगर स्वरूप की बात करें तो प्रिस्क्रिप्टिव होता है करिकुलम। कैसा है, प्रिस्क्रिप्टिव है, रिजिड है, कठोर होता है, इसको आप बार बार आसानी से बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है। पाठ्यक्रम कैसा होता है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव नेचर का होता है। डिस्क्रिप्टिव यानी जो थोड़ा फ्लेक्सिबल है, जो अप्लाई आप कर रहे हो, ठीक है। तो प्रिस्क्रिप्टिव यानी जो आपका थ्योरेटिकल पार्ट होता है, जो आपका थ्योरेटिकल पार्ट होता है उसको हम प्रिस्क्रिप्टिव बोल सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव यानी जो वर्णनात्मक है, जिसको आप फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद डायरेक्टली हम एक्सेस नहीं कर सकते, छात्र जो है वो डायरेक्टली करिकुलम को एक्सेस नहीं करते हैं, मोस्टली वो उसे देख भी नहीं पाते हैं कि करिकुलम होता क्या है, राइट, क्योंकि ये हमारे ओवरऑल एक्सपीरियंसेस की बात करता है। सिलेबस क्या है, एक्सेसिबल होता है बच्चों के पास। पर्पस अगर हम बात करें तो करिकुलम गाइडलाइन देता है टीचर्स के लिए, और पाठ्यक्रम जो है वो विषयों की सूची प्रदान करता है कि क्या पढ़ाना है, व्हाट टू टॉट, ठीक है। उसके बाद डायमेंशन की बात करें तो 3 डायमेंशन होता है आपका करिकुलम, जिसके अंदर आपका लर्नर हो गया पहला, लर्नर की नीड, फिर दूसरा कंटेंट हुआ एंड तीसरा मेथड हुआ। तो 3 इसके आयाम होते हैं। सिलेबस में आपके क्या है, केवल एक आयाम है, यूनिडायमेंशनल इसको बोलते हैं। केवल कंटेंट हम पढ़ाते हैं। कंटेंट यानी कि आपका टॉपिक क्या है, यानी किसी भी सिलेबस में आप कोई भी विषय देख लेते हो, उस विषय के जो भी टॉपिक है वो सिलेबस में आता है। तो 3 ध्रुवीय होता है आपका करिकुलम। सिलेबस इज ओनली यूनिडायमेंशनल। टाइम की बात करें तो लॉन्ग टर्म होता है इस करिकुलम। अगर सिलेबस की बात करें, सिलेबस शॉर्ट टर्म होता है, विषय पे आधारित होता है, राइट। एक विषय का सिलेबस है, अगर वो पूरा हो जाता है तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो शॉर्ट टर्म होता है सिलेबस। और अगर हम इवैल्यूएशन लास्ट पॉइंट देखें तो हम ओवरऑल लर्निंग आउटकम को करिकुलम में क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। हम यहाँ पे जो भी मूल्यांकन करते हैं वो एट द एंड कर रहे हैं, ओवरऑल पूरे कोर्स का यहाँ मूल्यांकन होता है। और सिलेबस में जो इवैल्यूएशन हो रहा है वो विशिष्ट विषय वस्तु का होता है या किसी अध्याय का
मूल्यांकन स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा यहाँ होता है कि जैसे एक चैप्टर खत्म हुआ तो टीचर तुरंत उसका इवैल्यूएट बच्चे का कर सकता है, लेकिन करिकुलम में ओवरऑल लर्निंग आउटकम का यहाँ पे डिसीजन लिया जाता है कि कितना सीखा है, क्या सीखा है, एट द एंड लिया जाता है। तो ये आपका दोनों में क्या था, करिकुलम एंड सिलेबस के बीच में एक बेसिक सा डिफरेंस था। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इसी के साथ एक प्रश्न है कि नीचे दिए गए में से कौन सा कथन सही है। तो करिकुलम के बारे में करिकुलम या सिलेबस के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे करेक्ट है वो बताना था। तो क्या हो जाएगा कि पाठ्यक्रम ब्रॉड है लेकिन सिलेबस क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम। ठीक है, तो ब्रॉड टर्म क्या है, करिकुलम है, सिलेबस क्या है, इसका पार्ट है। तो सिलेबस कैसा होता है, नैरो होता है, बहुत ज़्यादा संकीर्ण है, शॉर्ट होता है, छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ करिकुलम। अब देखो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बहुत ब्रीफली डिस्कस करने वाली हूँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम प्रोसेस की बात करते हैं, करिकुलम डेवलपमेंट का एक चरण होता है, या फिर हम यहाँ पे इसको स्टेप्स भी बोल सकते हैं। तो करिकुलम को विकसित करने की एक प्रक्रिया होती है जिससे करिकुलम बनता है। ठीक है, अब ये जो है इसको मैं डिटेल से आगे डिस्कस करूंगी। पहले देखो हम क्या करते हैं, असेसमेंट ऑफ एजुकेशनल नीड्स। पहले नीड की बात करते हैं, जो भी बच्चे की आवश्यकता है, शैक्षिक आवश्यकता है, उसको पहले देखेंगे कि नीड क्या है। फिर हम ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं करिकुलम बनाने से पहले। फिर मैं सेलेक्ट करूंगी किसको, अपने कंटेंट को, कि मेरी विषय वस्तु क्या होगी। फिर मैं क्या करूंगी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, अधिगम के अनुभवों का चयन करेंगे, संगठन करेंगे। लास्ट में मेरा इवैल्यूएशन होता है। तो यहाँ आपका जो क्वेश्चन बनता है वो इनको क्रम से लगाने का क्वेश्चन बन जाएगा कि किस में क्या चीजें पूछी जाती हैं, और इसको केवल आपको बेसिक समझना है। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमने क्या देखा, असेसमेंट ऑफ एजुकेशनल नीड्स। अगर मुझे कोई करिकुलम बनाना है तो उसके लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, नीड्स। पहले मैं नीड्स देखूंगी, राइट। करिकुलम बनाने से पहले नीड को देखेंगे कि बच्चों की नीड क्या है, किसके लिए बनाना है, किस समय पे बनेगा करिकुलम, स्टूडेंट्स कौन से होंगे, टारगेट स्टूडेंट्स का प्रोफाइल तैयार करेंगे कि करिकुलम मैं किसके लिए बना रही हूँ, राइट। तो नीड को आइडेंटिफाई करना फर्स्ट स्टेप यहाँ पे होता है। ठीक है, तो गैप्स देखेंगे, है ना। इसमें ये चीजें हैं कि आपको नीड देखना है कि सोसाइटी या बच्चे की नीड क्या है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, अब मैं ऑब्जेक्टिव्स करूंगी। मैं अपने गोल्स, अपने एम्स और अपने ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पे डिसाइड करूंगी। मेरे नीड्स, मुझे पता है बच्चों की ज़रूरतें क्या हैं, उन ज़रूरतों के आधार पे हम क्या बनाते हैं, गोल, एम, ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हमारे एक्सपेक्टेड आउटकम होते हैं, या फिर इनको हम इंटेंडेड लर्निंग आउटकम भी बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स, जिनको मैं प्राप्त करना चाहती हूँ। ठीक है, इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स हो गए हमारे। अब यहाँ पे क्या है, अगर मुझे ऑब्जेक्टिव बनाना है तो ऑब्जेक्टिव को बनाने के भी यहाँ पे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। जैसे सबसे पहले मैं मैचिंग करूंगी, ऑब्जेक्टिव्स को ब्रॉड गोल से जोड़ना, यानी मेरे पहले गोल डिसाइड होंगे, है ना। गोल्स के बाद मेरे क्या बनेंगे, ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे। गोल्स मेरे ब्रॉड हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो प्रत्येक विषय में अलग अलग हो सकते हैं। तो मैचिंग करेंगे। दूसरा क्या है, वर्थ, यानी ऐसा ऑब्जेक्टिव बनाएंगे जो प्रेजेंट फ्यूचर का वैल्यू रखता हो, राइट, जो प्रैक्टिकल हो, तो उसकी वर्थ होनी चाहिए कुछ। फिर उसको वर्डिंग करेंगे, क्लियर सिंपल लैंग्वेज में हम अपने गोल्स को लिखेंगे। एंड एप्रोप्रिएट होना चाहिए, लर्नरों की जो ज़रूरतें हैं या जो इंटरेस्ट है उससे मेल खाना चाहिए ऑब्जेक्टिव्स को। लॉजिकल ग्रुपिंग होना चाहिए। लॉजिकल ग्रुपिंग में ब्लूम टेक्सोनोमी आपने पढ़ा होगा। कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन में जो भी मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको मैं डिसाइड करूंगी, राइट। मुझे करिकुलम बनाना है तो मेरे कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स अलग होंगे, अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स अलग होंगे, साइकोमोटर अलग होंगे। तो मैं सारे ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस करूंगी एंड मैं उनको लिखूंगी। देन समय समय पर उसको अपडेट करूंगी। अब ऐसा भी नहीं है कि जो एक बार हमने गोल डिसाइड कर लिया वो चेंज नहीं होगा। तो ये दूसरा स्टेप मेरा था, ठीक है, गोल्स को सेट करना। तीसरा स्टेप क्या है, क्राइटेरिया फॉर कंटेंट सिलेक्शन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा स्टेप होता है कि हम अब कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे। गोल सेट हो गए, अब सब्जेक्ट मैटर को या लर्निंग एक्सपीरियंसेस को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे कि आप क्या पढ़ाएंगे, आपको पढ़ाना क्या चीज है। आपने गोल सेट कर लिया, अब आप उसमें क्या पढ़ाओगे।
ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे कि हम यहाँ पे जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जा रहे हैं, राइट। तो आपका ये स्टेप है, स्पेसिफिक टू जनरल भी जा सकते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक जा सकते हैं। यहाँ पे दोनों ही हम चीजें यूज करते हैं। इंडक्टिव हो गया अगर आप स्पेसिफिक से जनरल जा रहे हैं, या एग्जाम्पल टू रूल आप कोई चीज सिखा रहे हैं तो इंडक्टिव है, और डिडक्टिव आपका क्या है जब आप जनरल टू स्पेसिफिक जा रहे हैं या फिर रूल से एग्जाम्पल की तरफ जा रहे हैं। तो हमारा जो कंटेंट होता है उसको हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, कंटेंट हम सेलेक्ट करेंगे तो उसमें हमारे कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि इनको ध्यान में रख करके कंटेंट को सिलेक्ट किया जाएगा। पहला क्राइटेरिया क्या है, सेल्फ सफिशिएंसी, कि ऐसा कंटेंट में बनाऊं कि बच्चे आत्मनिर्भर बने। दूसरा कि वो सिग्निफिकेंस होना चाहिए, उनका योगदान होना चाहिए, लर्निंग से जुड़ा होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, यानी हमारे ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होना चाहिए, जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊं वो मेरे उद्देश्यों से मेल खाते हों। उसके बाद इंटरेस्ट के अनुसार होना चाहिए, सिंपल है। कंटेंट में यूटिलिटी होनी चाहिए, ऐसा कंटेंट होना चाहिए करिकुलम में जो बच्चों को आगे उपयोगी जीवन जीने में मदद करे। लर्नेबिलिटी होनी चाहिए कि ऐसा मैं कंटेंट बनाऊंगी जो बच्चे की उम्र के अनुसार, उसकी कक्षा के अनुसार होना चाहिए और जिसको बच्चे इजिली अपनी एज के अकॉर्डिंग सीख सके, लर्न कर सके। फिजिबिलिटी होनी चाहिए, समय, संसाधन या फिर सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ के अनुसार या जीवन के अनुसार होना चाहिए, आजकल की जरूरतों के अनुसार होना चाहिए। तो ये बेसिक बातें हो गई कि मैं कंटेंट को जब सेलेक्ट करूंगी, सिलेक्शन में ये चीजें मैं ध्यान में रखूंगी, ठीक है। अब मेरा कंटेंट सिलेक्ट हो गया, अब आता है 4 नंबर पे उस कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना। अब कंटेंट तो मुझे पता है कि क्या पढ़ाना है, लेकिन मैंने उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया है। ऑर्गेनाइज करने के लिए हम यहाँ पे 2-3 चीजों का ध्यान रखते हैं। सबसे पहले आता है सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग का मतलब होता है जैसे नोन टू अननोन सिखाना, ज्ञात से अज्ञात की ओर पढ़ाएंगे बच्चों को, है ना, ताकि उनको इजी वो समझ में आ सके। सरल से कठिन की तरफ जाना, तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी सरल से कठिन सिखाना, या फिर मूर्त से कहाँ सिखाते हैं, अमूर्त की तरफ सिखाते हैं। तो ये जो तीनों चीजें आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सीक्वेंसिंग, यानी आप क्रम से, क्रमबद्धता का ध्यान रख रहे हैं। कंटेंट आपका ऐसा होगा कि आप ऐसे इस क्रम में ही उनको सिखाएंगे ताकि वो इजिली सीख सके। कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट्स को प्रोग्रेसिवली आगे ले जाएंगे। जैसे आपको पता है कि 6th में, 7th में और 8th में आप जियोग्राफी की बुक देख लीजिए, आपको टॉपिक जो है, जो ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स हैं, की थीम आपको सेम मिलेंगे, चैप्टर वाइज उनमें डिफरेंस होता है। यानी कंटेंट कैसा है, वहां पे कॉन्सेप्ट्स कैसे हो रहे हैं, प्रोग्रेसिवली हम आगे बढ़ाते हैं, सिखाते रहते हैं। उसके बाद इंटीग्रेशन होना चाहिए, जो भी आप कंटेंट सिखाएंगे उसमें सब्जेक्ट को जोड़ेंगे, 2 सब्जेक्ट को मिला करके, जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी मिला के सोशल स्टडीज हो गया। तो ये आपका बेसिकली इंटीग्रेशन है जो कंटेंट के अंदर आता है। तो हम यहाँ पे कंटेंट को क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन जब हम बात करते हैं, हम यहाँ पे लर्निंग एक्सपीरियंसेस और कंटेंट को जब भी ऑर्गेनाइज करते हैं तो वहाँ पे हम बेसिकली सिचुएशन का ध्यान रखते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे दिया है। हम इनपुट का ध्यान रखते हैं। इनपुट यानी कि आपके साधन क्या होंगे, आप कौन कौन से टेक्स्ट बुक का यूज करेंगे, क्या चीजें होंगी। फिर बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे। और प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग जितनी भी होती हैं, जैसे ये हमने देखा नोन टू अननोन सिखा रहे हैं या कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट सिखा रहे हैं, या फिर जितने भी लर्निंग के हमारे सिद्धांत होते हैं कि हमें कैसे सिखाना चाहिए, उन चीज़ों का ध्यान में रख के क्या करेंगे, हम कंटेंट को यहाँ पे ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई बेसिक बात। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने 5वां जो आता है कि सिलेक्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। अब कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर लिया, सिलेक्ट भी कर लिया, ऑर्गेनाइज भी कर लिया। अब हम लर्निंग एक्सपीरियंसेस को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। लर्निंग एक्सपीरियंसेस में हमारे बेसिकली टीचिंग मेथड होते हैं और हमारी एक्टिविटीज आती है। ठीक है, टीचिंग मेथड में आप डिसाइड करोगे कि कौन सा टॉपिक पढ़ाने के लिए कौन सा मेथड अप्रोप्रिएट है। हर टॉपिक को पढ़ाने का अपना अलग अलग मेथड होता है। एक्टिविटीज में आप डिसाइड करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, फील्ड ट्रिप करेंगे, असाइनमेंट करेंगे, क्या करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें जब हम करते हैं तो इनमें हम इन चीजों का ध्यान रखते हैं कि जो भी आप मेथड या जो भी एक्टिविटी हम सिलेक्ट कर रहे हैं या जो भी हम लर्निंग एक्सपीरियंसेस को सिलेक्ट कर रहे हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव से मैच करते होनी चाहिए, हमारे उद्देश्यों के अनुसार होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए और टाइम फिजिबल होना चाहिए। टाइम टेकिंग ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रख के हम क्या करेंगे, यहाँ लर्निंग के एक्सपीरियंसेस को हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। फिर लास्ट में आपका आता है इवैल्यूएशन करना। अब ओवरऑल इवैल्यूएशन यहाँ पे किया जाता है कि कितना ऑब्जेक्टिव मेरा प्राप्त हुआ है, यानी ओवरऑल
इवैल्यूएशन में मेरे ऑब्जेक्टिव्स या जो भी मैंने एक्टिविटी कराया वो कितना हुआ, यानी इवैल्यूएशन में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू जजमेंट कर रहे हैं कि कितना बच्चों को आया या फिर कितने हमारे उद्देश्य सक्सेसफुल हुए। तो बेसिकली यहाँ पे हम इवैल्यूएशन जब करते हैं तो उसके अंदर रिलायबिलिटी देखी जाती है कि कितनी कंसिस्टेंसी थी। तो रिलायबिलिटी का संबंध किससे है, यहाँ पे कंसिस्टेंसी से है, ठीक है, कंसिस्टेंसी। उसके बाद ऑब्जेक्टिविटी, यानी मेरे ऑब्जेक्टिविटी बेसिकली यहाँ पे है कि बायसनेस नहीं होनी चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। एक पाठ्यक्रम में जो भी हम इवैल्यूएट करें वो निष्पक्ष हो, विदाउट बायसनेस होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव, यानी व्यापकता उसके अंदर होनी चाहिए। और वैलिडिटी, यानी उद्देश्य के आधार पे हमारा इवैल्यूएशन होना चाहिए, उद्देश्यों के पे आधारित होनी चाहिए। सततता होनी चाहिए इवैल्यूएशन जब भी हम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेटिव, समेटिव, दो तरह के इवैल्यूएशन हम मेनली करते हैं। फॉर्मेटिव पूरे साल किया जाता है, ऑनगोइंग है ना, लास्ट क्लास में ये डिस्कस मैंने किया है, ऑनगोइंग है, प्रोसेस की बात कर रहे हैं। और प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस या ओवरऑल अगर हम एट द एंड देखना चाहते हैं कि कितना बच्चों ने सीखा या क्या हमें अचीवमेंट हुई है, तो हम समेटिव करते हैं। तो इवैल्यूएशन पार्ट हो जाता है जिसमें ओवरऑल आप इवैल्यूएशन यहाँ पे कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमें स्टेप्स बताना है कि क्या पाठ्यक्रम विकास का सही क्रम होगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑर्डर है, फटाफट देख लेते हैं क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो नीड की बात नहीं की गई है, नीड नहीं है तो आगे बढ़ जाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव पहले होगा, बिल्कुल, ठीक है। तो सेकंड वाला फर्स्ट सभी में दिया हुआ है। लास्ट में हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, राइट। तो फर्स्ट वाला जहाँ पे है वो आपका रहेगा। और अब देख लेते हैं, तो पहले हमने क्या किया, ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे पहले नंबर पे, फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, राइट, सिलेक्शन ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, तो ये आपका सेकंड नंबर पे आएगा। फिर आपका थर्ड नंबर पे इम्प्लीमेंट करेंगे, फोर्थ नंबर पे इवैल्यूएशन करेंगे। तो क्या बना आपका 2, 4, 3 एंड फर्स्ट, ऑप्शन बी इसका क्या बनेगा, राइट बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, कुछ हमारे अप्रोचेज होते हैं करिकुलम के जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहली अप्रोच आती है हमारी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। अब देखो 3 अप्रोच है, इंपॉर्टेंट है, इसको फटाफट समझते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब अलग अलग विषय जो होते हैं वो एक थीम के आसपास होते हैं और उनको मिला के पढ़ाया जाता है। यानी बस ये याद रखना है कि एक थीम है या एक टॉपिक के आसपास ही अलग अलग विषयों को यहाँ पे जोड़ा जाता है। विषय अलग रहते हैं लेकिन कॉमन थीम होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जल विषय पर विज्ञान में जल का रासायनिक स्वरूप, अब आप हो सकता है साइंस में भी वाटर का कॉन्सेप्ट आप केमिस्ट्री के थ्रू आप सिखा रहे हैं, भूगोल में जल स्रोत पढ़ा रहे हैं, साहित्य में जल पे कविता पढ़ा सकते हैं। तो ये कैसा अप्रोच हुआ, ये हुआ मल्टी डिसिप्लिनरी, अलग अलग विषयों को जोड़ा जा रहा है एक थीम के माध्यम से। दूसरा होता है इंटर डिसिप्लिनरी। इंटर डिसिप्लिनरी के अंदर इंटीग्रेशन मल्टी डिसिप्लिनरी से ज्यादा होता है। यहाँ पे इंटीग्रेशन जो है, जो जुड़ाव है विषयों का वो ज्यादा होता है। तो यहाँ सब्जेक्ट्स आपस में जुड़ते हैं, कोलैबोरेटिव तरह की टीचिंग होती है और यहाँ पे अलग अलग विषयों की सामग्री को, बेसिकली अलग अलग विषयों के टॉपिक्स जो सेम है, सिमिलर है, उनको जोड़ करके नई समझ को विकसित की जाती है। फॉर एग्जाम्पल जल विषय पर जल संरक्षण को विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित के डेटा विश्लेषण से जोड़कर एक प्रोजेक्ट बनाना। मतलब आपने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाया, यू हैव डन समथिंग न्यू, आपने यहाँ पे बच्चों से एक प्रोजेक्ट बनवाया, लेकिन उस प्रोजेक्ट को बनवाने के लिए आपने वहाँ पे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित तीनों विषयों को जोड़ दिया। तो ये आप क्या कर रहे हैं, कुछ नई समझ को विकसित करने के लिए विषयों को आपस में जोड़ रहे हैं, इंटीग्रेशन हो रहा है। तो दिस इज नोन एज इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, अंतः विषय इसको कहते हैं। फिर आता है आपका ट्रांसडिसिप्लिनरी। ट्रांसडिसिप्लिनरी मतलब विषयों की सीमाओं से बाहर निकलकर जब हम वास्तविक जीवन की समस्याओं पे केंद्रित होते हैं, तो आपका यहाँ पे फोकस क्या रहेगा, प्रॉब्लम पे। हम यहाँ पे फोकस करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे। जैसे यहाँ रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में लर्निंग के करवाते हैं बच्चों से, रियल सिचुएशन में करवाते हैं।
सब्जेक्ट बाउंड्रीज को हटाया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज्यादा फोकस किया जाता है। किस पे करेंगे? प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे। जैसे जल संकट पर वास्तविक जीवन प्रोजेक्ट हो सकता है, जल संकट है, वाटर क्राइसिस है, उस पे आपने एक रियल प्रोजेक्ट बच्चों को करवाया जिसमें बच्चों ने सर्वे किया, जा करके डेटा कलेक्ट खुद कर रहे हैं, बच्चे सर्वे कर रहे हैं। तो आपने इसमें किस अप्रोच को यूज किया है? इनमें से ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच को यूज किया है। तो तीन हमारे करिकुलम के तीन इंपॉर्टेंट अप्रोचेस हैं जहां से आपके प्रश्न बनते हैं। एंड ये जो कीवर्ड्स हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज कीवर्ड्स, यहां से आपका एमसीक्यू बन जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पे। हमने अप्रोचेस कर लिए, नाउ वी विल डू टाइप्स ऑफ करिकुलम। देखो करिकुलम के ना बहुत सारे अलग अलग आपके टाइप है और मैं बहुत ब्रीफली सारे टाइप्स को यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ, समझना ध्यान से थोड़ा। और जो रिलेटेबल चीजें हैं, मतलब जो सिमिलर चीजें हैं वो भी बताऊंगी। सबसे पहला आता है आपका फॉर्मल करिकुलम। कौन सा करिकुलम है? जो फॉर्मल है। ठीक है, तो फॉर्मल करिकुलम कैसा है? जो प्लान्ड होता है। ठीक है, जो स्ट्रक्चर्ड करिकुलम आपका है, जो रिटन है। तो आपको सिमिलर वर्ड्स यहां देखने को मिल जाएंगे। ओके, फर्स्ट वन इज प्लान्ड करिकुलम। प्लान्ड करिकुलम ऐसा करिकुलम है जो आपका कोर भी कहलाता है। तो यहाँ वर्ड है, इसको ध्यान रखना है कि दिस इज ऑल्सो नोन एज कोर करिकुलम और एक्सप्लिसिट करिकुलम, जो हमारा स्पष्ट पाठ्यक्रम होता है। ठीक है, तो फॉर्मल मतलब जो प्लान्ड है, जो स्ट्रक्चर्ड होता है स्कूल्स में, जो डॉक्यूमेंटेड होता है सिलेबस में, जो टेक्स्ट बुक्स में हमें देखने को मिलता है, दिस इज फॉर्मल करिकुलम। तो फॉर्मल करिकुलम के अंदर समझ गए आप, जो विषयों का करिकुलम है, जो हम हमारे सबके स्कूल्स में भी था इस तरह का करिकुलम। तो ये कैसा है? इसको हम कोर भी बोलते हैं। तो सिमिलर नाम है, कोर करिकुलम या फॉर्मल करिकुलम आएगा, रिटन करिकुलम आएगा, एक्सप्लिसिट करिकुलम आएगा, सेम बात है। ठीक है, दूसरा इनफॉर्मल करिकुलम। इनफॉर्मल मतलब जो स्ट्रक्चर्ड नहीं है, अनस्ट्रक्चर्ड इसको कहते हैं। तो जो हम फॉर्मल सेटिंग के आउटसाइड बच्चों को डेली लाइफ और एक्सपीरियंसेस के थ्रू सिखा रहे हैं, वो आपका इनफॉर्मल हुआ है ना, जो अनौपचारिक हुए। इसको हम कई बार हिडन करिकुलम से भी जोड़ते हैं। तो जो हमारा गुप्त पाठ्यचर्या है या जो छिपा हुआ करिकुलम होता है, वो आपका इनफॉर्मल तरीके का करिकुलम होता है। ठीक है, जैसे बच्चे टीम वर्क सीख रहे हैं, बच्चे यहाँ पे खेल के माध्यम से हो सकता है लीडरशिप क्वालिटी को सीख रहे हैं या फिर वैल्यूज को सीख रहे हैं। ये कैसा करिकुलम है? जो आपका इनफॉर्मल है। जो कैसा है? आपका हिडन है। ठीक है, जो आपका इम्प्लिसिट भी इसको हम कहते हैं। तो इसको याद रखना, तीन नाम है, इम्प्लिसिट, हिडन और इनफॉर्मल, सिमिलर उसमें आएंगे। तीसरा होता है कोर करिकुलम। कोर करिकुलम मतलब जो मुख्य है, जो सभी के लिए कंपलसरी होता है। तो ऐसा करिकुलम जिसके अंदर हमारे एसेंशियल सब्जेक्ट्स हैं, जो सभी छात्रों के लिए कंपलसरी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें बोला गया कि मैथ, साइंस और लैंग्वेज आर्ट जो है वो सभी को पढ़ना है, मतलब 10th तक ये विषय सबको पढ़ना है, तो सभी पढ़ेंगे। तो ऐसा करिकुलम कैसा है? कोर है। कोर करिकुलम आपका फॉर्मल करिकुलम का ही पार्ट होता है। तो आप देखेंगे कि फॉर्मल और कोर यहाँ पे सेम है, राइट, और इनफॉर्मल और इम्प्लिसिट और हिडन क्या है? सेम है। अब आगे बढ़ते हैं। जो मैं यहाँ पे हिडन बता रही हूँ, इम्प्लिसिट बता रही हूँ, ये क्या होता है इसको डिस्कस करते हैं। पहला है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब जो आपका स्पष्ट है, जो सामने दिख रहा है, राइट, जो ओवर्ट है। इसको हम ओवर्ट भी बोल सकते हैं। ओवर्ट मतलब जो सामने है। ठीक है, तो ऐसा करिकुलम जो लिखित और दस्तावेजीकृत होता है, यानी जिसके अंदर आपके उद्देश्य वगैरह दिए हैं, जो रिटन डॉक्यूमेंटेड होता है, ये आपका औपचारिक करिकुलम का हिस्सा होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट बोलते हैं। ठीक है, दूसरा आता है आपका इम्प्लिसिट करिकुलम। ये कई बार पूछा जाता है। इम्प्लिसिट यानी जो आपका हिडन या नल करिकुलम होता है, इसको भी डिस्कस करेंगे। अब देखो, हिडन और नल करिकुलम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दोनों समझ लो। हिडन करिकुलम ऐसा है जो छुपा हुआ है, जो गुप्त पाठ्यचर्या होती है, इसको हम इम्प्लिसिट भी बोलते हैं, राइट। अभी मैंने बताया कि इसको इम्प्लिसिट भी बोलते हैं। जो अनस्पोकन होता है, जो अनरिटन करिकुलम होता है, जिसको लिखा नहीं जाता है, ठीक है, जो अनस्टेटेड है, इसको हम अनस्टेटेड भी बोलते हैं। तो अनस्टेटेड, अनरिटन, इम्प्लिसिट, ऐसा करिकुलम जो बच्चे इंटरेक्शन के माध्यम से सीख जाते हैं। मतलब जितने भी तरीके हैं, जैसे मान लो यहाँ पे बच्चे अपने दृष्टिकोणों को सीख रहे हैं, या फिर मान लो वैल्यूज को सीख गए खुद ही, तो ऐसे करिकुलम जिसको सिखाया नहीं जाता है, बच्चे खुद ब खुद सीखते हैं।
अपने वेज, जहाँ पे बच्चे अपने तरीके सीखते हैं रहने के, बोलने के, ये सारा करिकुलम आपका हिडन है, जो बच्चे जाने अनजाने में सीख जाते हैं, जिसको सिखाया नहीं जाता है, जो कहीं लिखा भी नहीं है, ठीक है। फिर एक होता है नल करिकुलम। नल करिकुलम मतलब जिसको हम जीरो करिकुलम भी बोलते हैं। तो ऐसा करिकुलम जिसको कई बारी क्या होता है, इंटेंशनली इग्नोर किया जाता है, इसको समझो। जो जानबूझकर पाठ्यक्रम से बाहर की गई सामग्री होती है, वो सब नल करिकुलम का हिस्सा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसको हम इम्प्लिसिट या हिडन भी बोल देते हैं। जैसे मान लो कई बारी आप देखेंगे कि कुछ ऐतिहासिक घटनाओं का अभाव है, नहीं सिखाया जाता है, या फिर यहाँ पे मान लो कि किसी बीमारी को नहीं सिखाया जा रहा है, या फिर मान लो सेक्स एजुकेशन नहीं सिखाया जाता कई बारी। तो ऐसा कंटेंट जिसको जानबूझ के नहीं पढ़ाया जाता है, इग्नोर किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, नल करिकुलम। जैसे मान लो LGBTQ कम्युनिटी पे एजुकेशन नहीं दी जा रही है, या मान लो सेक्स एजुकेशन नहीं बात होती है स्कूल्स में, या इग्नोर कर दिया जाता है, या फिर उसको फोकस ही नहीं करते बहुत। तो ऐसा करिकुलम जो एक्सक्लूडेड हो चुका है, उसको कहते हैं नल करिकुलम, ठीक है। हिडन करिकुलम क्या था, जो हम तरीके सीख रहे हैं, जो इनफॉर्मली हम वैल्यूज वगैरह सीख रहे हैं, वो गुप्त है। नल क्या है, जहां जिसको इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है। ओके, अब एक क्वेश्चन था कि पाठ्यक्रम पर यह अवलोकन, जो पाठ्यक्रम अनदेखा करता है और उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वह बढ़ावा देता है, ये क्या है। अब ये पूछा गया था कि व्हाट द करिकुलम नेग्लेक्ट्स इज एज इंपॉर्टेंट एज what it advocates for is related to which type of curriculum। तो ये क्या यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपको दिख रही है कि जिसको नेग्लेक्ट किया गया, राइट, जिसको इग्नोर किया गया, नेग्लेक्ट किया जाता है, विच इज नोन एज नल, शून्य पाठ्यक्रम, जीरो इसको कहते हैं। तो ये आपका जीरो करिकुलम होता है जिसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है या सिखाया ही नहीं जाता है। उसके बाद कुछ और टाइप ऑफ करिकुलम है, आपको अलग अलग मिलेंगे। ये जो मैं डिस्कस कर रही थी, ये वाले टाइप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था। और कुछ टाइप और आपके आते हैं, जैसे कि स्पाइरल करिकुलम का कॉन्सेप्ट आता है। किसने दिया, तो ब्रूनर ने दिया है। स्पाइरल करिकुलम मतलब ऐसा करिकुलम जो पुराने ज्ञान को रिलेट करे, इस तरीके से कुछ होता है स्पाइरल। इसका मतलब क्या होता है कि जो नॉलेज है वो कैसे बनाया जा रहा है, जो कॉन्सेप्ट आपने पहले सिखाया उसको रिविजिट किया जाता है, उसको रिवाइज करवाना। बेसिकली आप क्या करवा रहे हैं, रिवाइज करवा रहे हैं। यानी जो अवधारणा आपने सिखाया उसको अगर आप दोहराते हैं बिफोर टीचिंग अनदर न्यू कॉन्सेप्ट, इफ यू आर रिवाइजिंग दैट कॉन्सेप्ट, तो वो आपका स्पाइरल है कि आप जो पढ़ा रहे हैं उसको सिखाने, नई चीज सिखाने से पहले हम उसको बार बार रिवाइज कराते हैं, उसको हम स्पाइरल बोल सकते हैं। फिर एक होता है लीनियर करिकुलम। लीनियर करिकुलम क्या है, जो आपका बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में एक सीक्वेंस में हो रहा है, लीनियर है, रेखीय इसको कहते हैं। तो रेखीय करिकुलम क्या है, जहां पे स्ट्रेट सीक्वेंस में किसी आप कंटेंट को सिखा रहे हैं, मतलब एक के बाद एक आप टॉपिक को सिखाते जा रहे हो, लीनियर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर विज्ञान का एग्जाम्पल है कि जैसे पहले हमने पदार्थ कॉन्सेप्ट को सीखा, ठीक है, हमने मैटर सीखा। अब मैटर के बाद परमाणु आ गया, फिर उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया आ गई। साइंस की बुक में देखा होगा, साइंस में सबसे पहले मैटर चैप्टर है, मैटर के बाद अगला चैप्टर क्या है, मैटर पढ़ लिया आपने, आपको थोड़ा सा नॉलेज हो गया पदार्थ के बारे में, फिर हम अणु परमाणु पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, राइट। तो रासायनिक अभिक्रिया हो गया। ये कैसा सीक्वेंस है करिकुलम का, जो लीनियर है, यानी आप एकदम स्ट्रेट तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से विषय वस्तु को सिखा रहे हैं एक के बाद एक। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, जिसको हम क्षैतिज बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, क्षैतिज तरीके का पाठ्यक्रम है, जहां पे हम कोरिलेशन करके सिखा रहे हैं, इंटीग्रेशन सिखा रहे हैं डिफरेंट सब्जेक्ट को सेम लेवल पे। इसको समझो, जैसे कक्षा 6 में औद्योगिक क्रांति, इतिहास में औद्योगिकरण है, विज्ञान में आविष्कार है, साहित्य में सामाजिक प्रभाव है। अब आप इसको एग्जाम्पल को देखो, ये कैसा है, ये आपका हॉरिजॉन्टल हुआ, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं कि एक ही कक्षा स्तर पर विभिन्न विषयों के बीच समन्वय है। यहाँ पे आप कक्षा 6 में औद्योगिक क्रांति, इतिहास में आप औद्योगिक क्रांति के माध्यम से सिखा रहे, यहाँ पे विज्ञान में हम आविष्कार नाम से इस चीज को सिखा रहे,
और साहित्य में हो सकता है इस पे कोई निबंध हो या इस पे कोई कहानी हो। तो आप क्या कर रहे हैं, इस तरह से कोरिलेशन जब करते हैं तो वो आपका क्षैतिज तरीके का करिकुलम कहलाता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन था कि किसी विशेष कक्षा के सामाजिक अध्ययन के विषय वस्तु को उसी कक्षा के अन्य विषयों के विषय वस्तु के साथ एकीकृत करना किस प्रकार के कोरिलेशन के अंतर्गत आता है। अभी मैंने बताया ये कि जब हम सेम क्लास में अदर सब्जेक्ट्स को जोड़ रहे हैं, कोरिलेशन कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्षैतिज सहसंबंध, यानी हॉरिजॉन्टल तरीके का ये क्या है, कोरिलेशन है। तो 20 का राइट था, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कुछ और हमारे टाइप ऑफ करिकुलम होते हैं, या इनको हम अप्रोचेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंड ये भी बहुत ज़रूरी है, आप इसको मिस नहीं करिएगा। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा ऐसा बहुत हैवी नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा। देखो, सब्जेक्ट सेंटर्ड पहला टाइप ऑफ करिकुलम यहाँ आ गया, सब्जेक्ट सेंटर्ड, यानी जो विषय से जोड़कर है। तो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम की विशेषता क्या है कि जो विषय में ज्ञान पे फोकस करता है, विषय की गहन समझ पे फोकस करेगा। जहाँ पे हम क्या सिखाते हैं, कंटेंट क्या होता है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स होता है, जनरलाइज करवाना या फिर प्रोसेसेस को सिखाते हैं। तो ये सब्जेक्ट सेंटर्ड है, जहाँ पे आप नॉलेज को देना, नॉलेज को समझाना, नॉलेज को जनरलाइज करना, उसको बेसिकली आइडियाज को स्टैब्लिश करना सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम का पार्ट है। और मेन साधन इसका क्या होता है, टेक्स्ट बुक होता है। जो भी नॉलेज यहाँ दी जाती है, जो भी आप यहाँ सिखाते हैं इस करिकुलम में, वो पाठ्य पुस्तक पे बहुत ज़्यादा आधारित रहता है। दूसरा था एक्टिविटी सेंटर्ड। एक्टिविटी सेंटर्ड नाम से समझ आ रहा है कि प्रैक्टिकल अप्रोच है। हम यहाँ पे अगर एटीट्यूड, स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग को विकसित करना चाहते तो एक्टिविटी सेंटर्ड हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, गेम हो गया, इस तरह की कंटेंट को हम यहाँ पे बढ़ावा देते हैं। फील्ड विजिट हो सकता है, क्रियाकलाप जितने भी होते हैं वो सब एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद सोसाइटी, अगर आपका आएगा सोसाइटी या फिर प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम। तो प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम क्या है, जो सोसाइटी को फोकस करता है। इसके अंदर हमारे सोशल नीड्स इंपॉर्टेंट है, रियल लाइफ जितनी प्रॉब्लम है, जैसे हम ट्रांस डिसिप्लिनरी हम करिकुलम के बारे में पढ़ रहे थे, वो इसी में आपका आएगा। तो हम रियल लाइफ इश्यूज के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे आपने सर्वे या रिपोर्ट्स बनवा दिया, फील्ड वर्क बच्चे कर रहे हैं, कम्युनिटी प्रोजेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे केस स्टडी कर सकते हैं। जो रियल समस्या समाधान पे फोकस होता है उसको हम प्रॉब्लम सेंटर्ड बोलते हैं। फिर आता है लर्नर सेंटर्ड, शिक्षार्थी केंद्रित, जहाँ पे बच्चे खुद की लर्निंग पे फोकस कर रहे हैं, क्रिएटिविटी है, सेल्फ डेवलपमेंट है। होलिस्टिक जहाँ पे आ जाएगा वो आपका लर्नर सेंटर्ड हो गया, जो कंस्ट्रक्टिविज्म पे फोकस कर रहा है, ठीक है। ये आपके 4 इंपॉर्टेंट क्या थे, करिकुलम के एस्पेक्ट्स हैं, या फिर करिकुलम के अप्रोचेस भी इनको हम कहते हैं। अब देखो, एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय केंद्रित दृष्टिकोण की विशेषता होगी। सब्जेक्ट सेंटर्ड की विशेषता इनमें से कौन सी आप होनी चाहिए। तो पहला है कि द लर्निंग नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स शुड बी मेट थ्रू टेक्स्ट बुक। जो भी बच्चों की नीड्स होती है वो टेक्स्ट बुक के थ्रू यहाँ पे होती है। दूसरा कि टीचर्स आर मेनली कंसर्न्ड विद कंप्लीटिंग द कोर्स मटेरियल। बट यहाँ पे टीचर का मेन फोकस जो होता है वो सामग्री को पूरा कराने पे होता है। तो सब्जेक्ट सेंटर्ड में फर्स्ट वाला बिल्कुल ठीक है, लेकिन सेकंड वाला गलत है। कोर्स मटेरियल पे नहीं होगा। बेसिकली टीचर फोकस करता है कि वहां पे क्या करे, नॉलेज को दे, ठीक है। तो ये गलत है कि उसका फोकस केवल कोर्स पे रहेगा। टेक्स्ट बुक बिल्कुल होता है, हमने अभी डिस्कस किया कि यहाँ पे पाठ्य पुस्तक इंपॉर्टेंट होता है जो हेल्प करता है टीचर को, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन था यहाँ पे कि कौन सा उपागम है जो तथ्यों को पढ़ाने, जानकारी प्रदान करने, ज्ञान को स्वतंत्र रूप से आत्मसात करने पे जोर देता है। तो इसका आंसर भी क्या था हमारा, सब्जेक्ट सेंटर्ड था। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, प्रॉब्लम लर्नर नहीं होगा। अगर हम नॉलेज को दे रहे हैं और नॉलेज में इंफॉर्मेशन को फोकस कर रहे हैं, फैक्ट को पढ़ा रहे हैं, तो सब्जेक्ट सेंटर्ड की विशेषता हो जाएगी, ठीक है। ओके, अब आते हैं हमारे मॉडल्स ऑफ करिकुलम पे। अभी तक हमने टाइप्स को डिस्कस किया है, नाउ वी विल डू 2 मॉडल्स ऑफ करिकुलम जो आपका इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारे अलग अलग आपके करिकुलम के मॉडल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन वी विल फोकस ऑन 2 मॉडल जहाँ से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है, और यहीं से आपके प्रश्न ज़्यादा पूछे जाएंगे। देखो, करिकुलम के मॉडल में 2 तरह के मॉडल होते हैं। एक कैटेगरी है जिसको हम नॉन टेक्निकल
मॉडल या नॉन साइंटिफिक मॉडल कहते हैं, और एक आपका मॉडल है जो आपका टेक्निकल होता है या जिसको हम साइंटिफिक मॉडल कहते हैं। तो हम यहाँ पे टाइलर और ताबा दो मॉडल हैं जिनको डिस्कस करेंगे। ये दोनों ही आपके किस तरह के मॉडल हैं, टेक्निकल या फिर इनको हम वैज्ञानिक मॉडल कहते हैं। तो बोथ आर रिलेटेड टू टेक्निकल और साइंटिफिक मॉडल ऑफ करिकुलम। साइंटिफिक मॉडल ऑफ करिकुलम क्या होता है, सिंपल भाषा में समझते फिर हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे। साइंटिफिक मॉडल वो मॉडल है जो काफी सिस्टमैटिक करिकुलम पे फोकस करता है कि करिकुलम सिस्टमैटिक होना चाहिए, बहुत प्लानिंग लॉजिकल सीक्वेंस हो, आउटकम या प्रोडक्ट पे फोकस यहाँ होता है, यानी हमारे परिणाम पे जो केंद्रित होता है वो आपका टेक्निकल मॉडल है। ठीक है, इसका फोकस ऑब्जेक्टिव्स पे होता है, कंटेंट पे होता है कि ऑब्जेक्टिव्स मेरे सेट होने चाहिए, और लर्निंग एक्सपीरियंसेस और इवैल्यूएशन जो हम प्रोसेस की बात कर रहे थे उस पे फोकस होता है। यहाँ पे डिडक्टिव और इंडक्टिव दो तरह के सीक्वेंस की बात की जाती है। यहाँ टेक्निकल मॉडल ऑफ करिकुलम में इंडक्टिव डिडक्टिव दो तरीके के सीक्वेंस को यूज किया जाता है। ठीक है, अगर हम टाइलर की बात करें तो टाइलर डिडक्टिव मॉडल को यूज करते थे अपने करिकुलम में, इन्होंने डिडक्टिव पे फोकस किया। ताबा का जो मॉडल था वो इंडक्टिव था। अब कैसे कैसे था इनको डिस्कस करते हैं, ये इन दोनों को हम आगे देखते हैं इन्होंने क्या क्या दिया था। तो अभी इसमें आपको ये जानना था कि जो टेक्निकल मॉडल होता है वो कैसा होता है। तो ये इसकी विशेषता है कि सिस्टमैटिक होता है, प्लान होता है, आउटकम प्रोडक्ट पे हमारा फोकस रहता है, हमारा फोकस ऑब्जेक्टिव्स पे रहता है। टाइलर एंड ताबा मॉडल दोनों ही टेक्निकल में आते हैं, साइंटिफिक में आते हैं। तो सबसे पहले हम टाइलर का मॉडल डिस्कस करेंगे कि इनके मॉडल में क्या क्या है जो आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो टाइलर्स मॉडल इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल अप्रोचेस एंड ही फ्रेम्ड फोर बेसिक क्वेश्चन। टाइलर ने 4 इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे विचार किया था कि करिकुलम बनाने से पहले कौन से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको आपको ध्यान में रखना है। पहला है कि व्हाट एजुकेशनल पर्पसेस शुड द स्कूल सीक टू अटेंड, यानी कि पहला इन्होंने पर्पस के बारे में बात किया, फर्स्ट क्वेश्चन इनका ये था। दूसरा क्वेश्चन बोला कि व्हाट एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस कैन बी प्रोवाइडेड, यानी कौन से अनुभव आप देंगे, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन था कि क्या इनको ऑर्गेनाइज किया गया है, क्या इनको प्रभावी ढंग से ऑर्गेनाइज किया गया है, कैसे किया जाएगा, तीसरा क्वेश्चन था इनका। चौथा क्वेश्चन क्या था कि हाउ कैन वी डिटरमिन वेदर दीज पर्पसेस आर बीइंग अटेन्ड, हम कैसे ये जान सकते हैं कि हमारे उद्देश्य प्राप्त हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो 4 क्वेश्चन इन्होंने अपनी इस मॉडल में दिए थे। 4 क्वेश्चन कि पर्पस क्या है, दूसरा कि कौन से एक्सपीरियंसेस हम यहाँ पे देंगे बच्चों को, तीसरा उनको हम कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे एक्सपीरियंसेस को, जो हम शुरुआत में हमने प्रोसेस देखा था वही ये बात कर रहे हैं, और उनको डिटरमिन कैसे करेंगे कि कैसे, मतलब यहाँ पे बेसिकली इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं कि हाउ वी कैन डिटरमिन आवर पर्पसेस। तो 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन्होंने बोला, और इन्होंने लर्नर, सोसाइटी और सब्जेक्ट मैटर को इंपॉर्टेंट माना। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि इन सामान्य उद्देश्यों को स्पष्ट इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में बदला जाता है, फिर उसके अनुसार। अब देखो सिंपल सी बात है कि ये कहते हैं कि ये जो 4 क्वेश्चन है इसी के बेसिस पे हमारे स्टेप्स होते हैं। ठीक है, इसी के बेसिस पे क्या है, हमारे चरण होते हैं करिकुलम को बनाने की। क्या क्या चरण है, देखो पहला चरण आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट नीड, तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि पहले हम नीड को देखते हैं, हमारी जरूरत, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप इन्होंने बोला कि ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। तीसरा स्टेप इन्होंने बोला कि कोर्स कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे, लर्निंग एक्सपीरियंसेस को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद कोर्स कंटेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे, चौथे स्टेप लर्निंग एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज करेंगे, और लास्ट में इवैल्यूएशन करेंगे। तो ये वही वाले स्टेप हैं जो हम 5 स्टेप डिस्कस ऑलरेडी, वी हैव डन 6 स्टेप्स अर्लियर। यही चीज ये भी बोल रहे हैं टाइलर में, बस आपका ये पूछ लेगा कि इन्होंने क्या क्या बोला है। इसमें भी है कि यहाँ पे टाइलर का मॉडल जो है वो 4 सिद्धांतों पे आधारित था। 4 क्वेश्चन इन्होंने पूछे थे जो हमने डिस्कस किया, और यहाँ पे उद्देश्य तय करना, अनुभव चुनना, आयोजन करना, मूल्यांकन करना, ये सब आ जाएगा। तो ये बस याद रखना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, फिर कोर्स कंटेंट सिलेक्ट करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, देन इवैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, फिर आता है अगला ताबास मॉडल। तो हिल्डा ताबा का सबसे इंपॉर्टेंट है ये, जो आपका मैक्सिमम पूछा जाता है। तो हिल्डा ताबा का जो अप्रोच था वो आगमन अप्रोच था। कैसा अप्रोच था, आगमन। इनका मॉडल कैसा था, जो आपका टेक्निकल या साइंटिफिक जिसको हम कह देते हैं, और इन्होंने बेसिकली
इनके मॉडल को ग्रास रूट मॉडल या फिर बॉटम अप तरीका भी बोलते हैं। इन्होंने 7 स्टेप दिए थे, तो हिल्डा टाबा का 7 स्टेप मॉडल भी इसको कहा जाता है। 7 स्टेप्स कौन कौन से थे, आपको स्टेप समझना है, बेसिक समझना है, रटने वाला कुछ नहीं है। इसमें भी आप देखेंगे स्टेप्स वही हैं, 7 स्टेप बस आपको याद रखने हैं। सबसे पहले हिल्डा टाबा ने कहा कि हम जब भी करिकुलम को बनाते हैं तो सबसे पहले आवश्यकता देखेंगे, पहला स्टेप, यानी क्या नीड है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम बच्चों की आवश्यकता को देखते हैं या सोसाइटी की नीड क्या है वो देखते हैं। दूसरा है ऑब्जेक्टिव्स को सेट करेंगे। तीसरा कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे कि क्या पढ़ाएंगे। चौथा ऑर्गेनाइज करेंगे कंटेंट को। फिर आपका कंटेंट ऑर्गेनाइज हो गया, लर्निंग एक्सपीरियंसेस को हम यहाँ पे क्या करेंगे, चयन करेंगे कि मेरे मेथड्स या मेरे अप्रोच क्या होगा या मेरा तरीका क्या होगा, हम ये भी कर चुके हैं, ठीक है। एंड फिर उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, सेलेक्ट कर लिया हमने लर्निंग एक्सपीरियंसेस को, फिर ऑर्गेनाइज कर लिया, फिर लास्ट में मूल्यांकन करते हैं। तो 7 स्टेप मॉडल है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। एक बार और लेके चलते हैं वहाँ पे आपको। तो जो हम शुरुआत में स्टेप्स डिस्कस कर रहे थे, यही स्टेप आपको यहाँ पे जो टाबा मॉडल है इसमें भी देखने को मिलेगा, राइट। नीड्स में हमने देखा था कि कैसे कैसे नीड को देखेंगे, फिर हमारा ऑब्जेक्टिव में क्या क्या, हम ये गुड ऑब्जेक्टिव के मानदंड हमारे क्या होते हैं, राइट। फिर हमने देखा था कि कोर्स कंटेंट को सिलेक्ट करते टाइम इन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कि ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, सीक्वेंसिंग, कंटिन्यूटी, इंटीग्रेशन की बात हम करते हैं यहाँ पे, इन चीज़ों की बात करते हैं। फिर हम लर्निंग एक्सपीरियंसेस को सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इवैल्यूएशन लास्ट में करते हैं। तो ये भी आपका टाबा मॉडल है जो 7 स्टेप मॉडल है। और इन दोनों मॉडल्स के बारे में अगर हम बात करें तो दोनों ही आपके टेक्निकल या साइंटिफिक मॉडल के अंदर आते हैं, ठीक है। सो ये हो गई आपकी बेसिक बातें जो आज हमें डिस्कस करना था। एंड आई होप कि आज के सेशन में आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा अबाउट करिकुलम। एंड आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू कवर द एंटायर यूनिट इन दिस वीडियो। सो आशा करती हूँ कि मैं इसमें सफल हो गई होंगी। एंड इन केस इफ यू हैव एनी डाउट एंड इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग अबाउट एनीथिंग, इफ यू वांट टू आस्क, सो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड एनी फीडबैक इफ यू वांट टू गिव मी, तो आप कमेंट में प्लीज़ अपना फीडबैक भी दिया करें। और वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं इफ़ यू लाइक द वीडियो। सो इसको आप शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। एंड नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा वो इंस्ट्रक्शनल मेथड करके है, जिसको हम टीचिंग मेथड भी बोलते हैं। तो आपका नेक्स्ट वीडियो जो है हम लोग वीडियो नंबर 7, ये हमारा दिस वाज आवर वीडियो नंबर 7 एंड नाउ वी विल मीट एंड वी विल डिस्कस वीडियो नंबर 8 जो हमारा मेथड्स का वीडियो होगा। जो भी बातें बची हुई हैं इस यूनिट की वो मैं कवर कर दूंगी अगली वीडियो में। एंड देन वी विल डू लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। अभी क्वेश्चन कम ऐड किए थे, एक लाइव ले लेंगे हम जहाँ पे हम मैक्सिमम यहाँ से आए हुए इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कर लेंगे, सो दैट आपका कवर हो जाएगा एंटायर सिलेबस। एंड स्टे ट्यून, मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड यू कैन रेफर द प्लेलिस्ट टू वॉच अदर वीडियोज एज वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास के साथ।